अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन स्टोरीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई और जेयूआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से। एलामिया जारी हो गया है और बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। सवाल ये होगा कि क्या मौलाना ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे या नहीं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएगी या नहीं। पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जो पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई है उसकी अंदरूनी कहानी की बात करेंगे। क्या गुफ्तगू हुई इस मुलाकात में, और क्या बिलावल भुट्टो साहब की जो नाराज़गी है वो कुछ दूर हुई। अपने पैनल के सामने ये भी सवाल रखेंगे। और आज स्टोरी में बात होगी IMF की, जिसने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली है। क्या आवाम को फ़ायदा होगा और कितना फ़ायदा होगा, इसको देख लेते हैं। डिस्कशन के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में नसीर वागर साहब मौजूद और इसार राना साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से। आदिल साहब, PTI ने JUIF से इत्तेहाद के लिए TORs मांग लिए हैं। मुमकिन तौर पर ये TORs क्या हो सकते हैं, और क्या वाकई PTI और JUIF का इत्तेहाद होने जा रहा है? देखिए, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पर चीज़ें चल रही हैं। अभी तक जो मौलाना ने जो अपने रिजर्वेशन जो है वो तहरीक इंसाफ को बताई थी, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। अभी गो के सलमान अकरम राजा ने जो कल की मुलाकात है उसमें बानी PTI का पैगाम पहुंचाया, लेकिन ऑलरेडी जो JUI है उसकी रिजर्वेशन है। वो चाहते हैं कि जो टीम उनसे बातचीत करे वो इतनी बाइख्तियार हो कि वो कोई डिसीजन ले सके। अगर हर चीज़ जो है वो बानी PTI से पूछ के की जाएगी तो फिर तो इस जो है वो इत्तेहाद का या बातचीत का जो है वो कोई फ़ायदा जो है JUI को नहीं नज़र आता। दूसरा ये है कि मौलाना अगर इस तहरीक की जो है वो कमांड करेंगे तो वो बहुत सारे वो चाहते हैं कि उनके फ़ैसलों को जो है वो उसी तरह ऑन किया जाए कि जैसे एक इत्तेहाद में शामिल जमातें करती हैं। ये ना हो कि किसी मौके के ऊपर मौलाना जो है और बाकी जो इत्तेहादी हैं कोई फ़ैसला करें और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है उस तरह का रिस्पांस ना मिले। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो JUI की जो कमेटी बैठनी है उसने उसको डिस्कस करना है। उसमें उन्होंने अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात को मज़ीद पॉलिश करके जो है वो तहरीक इंसाफ को देना है। तहरीक इंसाफ किस हद तक मौलाना पे जो एतमाद कर सकती है कि, और जो तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा इस वक्त जो मामला है वो है इमरान खान और बाकी जो उनके कैदी हैं उनकी रिहाई है। तो मौलाना किस हद तक जा सकते हैं जो बानी PTI की रिहाई के हवाले से, क्योंकि सिर्फ बानी PTI या तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत नहीं है। मौलाना बड़ा फूक फूक के कदम रखते हैं। उनको पता है कि इस इत्तेहाद के जो है वो क्या नताइज बिल्कुल ऐसे इत्तेहाद के नताइज भी, और साथ ही साथ मौलाना ऐसे ही तो कोई भी बात ले या ऐसे ही इत्तेहाद तो नहीं करेंगे। ऑब्वियसली उनकी जो रिजर्वेशन है जब तक वो पूरी नहीं होती हैं। वागर साहब, बानी PTI इमरान खान साहब चाहते हैं कि मौलाना ग्रैंड अलायंस का हिस्सा ज़रूर बने, और साथ ही साथ PTI कह रही है कि ये जो इत्तेहाद होगा ये इंतखाबी नहीं होगा बल्कि ये सियासी इत्तेहाद होगा। ये और JUI के दरमियान ये जो आज एक एलामिया जारी हुआ है, हम अरसा दराज से देख रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटी तो पहले भी उनके दरमियान में जारी रहती है, लेकिन आज कौन सी कोई ऐसी ख़ास बात हुई है? आज के एलामिये में तो कोई वन स्टेप अहेड चलना चाहिए था, जो कि कुछ भी नहीं हुआ। और ये सिर्फ अभी इत्तफाक पर ही बात रुकी हुई है। बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने ये देखना है कि उनकी पार्टी क्या कहती है, और इस वक्त PTI जो चाह रही है क्या वो सारे उस पर कंसेंसस करते हैं, इत्तफाक करते हैं या नहीं करते। अगर तो इनका इत्तफाक होगा तो JUI उनके साथ आगे चलेगी, वरना मुझे नहीं लगता। जितनी ये सोच विचार हो रही है ना, अब तक तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी होनी चाहिए थी। हैरानकुन बात है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट कहाँ जा रही है, और बानी PTI अभी तक जेल में बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ इत्तफाक हो रहा है आगे चलने से, और PTI को इस बात का यकीन है कि JUI के बगैर इनकी कोई भी तहरीक
कोई चीज़ इस तरह की कामयाब नहीं होगी जो ये सड़कों पे आए या कोई इस तरह की मूवमेंट सामने लेके आए। बार बार वो JUI की तरफ देखते हैं, अब बस उन्हीं की मदद से वो आगे चलना चाहते हैं। अब सारी गेम जो है इसका मतलब है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ में है, और मौलाना साहब अपनी और अपनी पार्टी के जो मफादात हैं पहले उनको देखेंगे, अपना लाइन ऑफ एक्शन फिर वो बनाएंगे, फिर देखते हैं कि PTI के साथ वो किस हद तक आगे जाते हैं। असल इशू ये है कि PTI का मेन मकसद है अपने लीडर को जेल से रिहा कराना, और जो उनके दूसरे बाकी वर्कर्स हैं वो भी जेलों से बाहर आ जाएं। लेकिन ये ठीक है, यानी मौलाना की जो अहमियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी समझती है। यही वजह है कि बानी कह रहे हैं कि अलायंस जो है मौलाना का, उसका हिस्सा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर साहब, मुस्तकबिल में आपको ये दोनों जमातें एक साथ चलती हुई नज़र आ रही हैं? नहीं, देखें, पहले बात को समझे कि इमरान खान का मसला किसके साथ है। क्या इमरान खान का मसला शहबाज हुकूमत के साथ है? इमरान खान का मसला तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी इत्तेहाद का हिस्सा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो फैशन में जितनी मर्जी तकरीरें कर ले, लेकिन जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं वो कैसे उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं? मौलाना की तो सारी सियासत ही इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चल के हुई है, तो वो कैसे इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे? तो ये एक बड़ी फजूल सी बात है कि जी वो शायद कोई इत्तेहाद हो जाएगा और कुछ ऐसा हो जाए। कुछ नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जो शराइत रखी है उसमें अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, ये मुझे तो आप KP भी मुझे दे दें। बस तो वो आपका तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो आप कहें कि जी मुझे वजीर आजम भी पहले बनाने की स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दें। तो ये इत्तेहाद एक गैर फितरी सा इत्तेहाद है। PTI का प्रैक्टिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेहाद बनता नहीं है, क्योंकि PTI का नैरेटिव इन तमाम जमातों से टकराव का है। सो मैं नहीं समझता कि कोई इत्तेहाद बनेगा। हाँ, ये है कि ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, बाहर के एंगेजमेंट रखने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। अदरवाइज जिस दुकान से खान साहब को दवाई मिल सकती है उसके फिलहाल जो गेट है ना वो बंद है, और उससे वो दरवाजा उनके लिए नहीं खुल सकता। अब इमरान खान ये लड़ाई कैसे लड़ते हैं, आगे जाके क्या करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है आदिल साहब, जिस तरह से इसार साहब कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद बनता हुआ आ रहा और कोई लॉजिक ही नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर बानी PTI क्यों चाहते हैं कि मौलाना उनका साथ दें, और आपस में दोनों जमातें मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, मुशावरत भी कर रहे हैं, कह रहे हैं लाहे अमल भी देंगे? देखिए, बानी PTI समझते हैं कि मौलाना जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं। इसी तरह हमने अशरफ को देखा कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, हमने उनकी तकरीरें देखी। मौलाना भी जो है वो गाए बगाए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगलियां उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मौलाना, जहाँ जैसे राना साहब ने कहा कि मौलाना जो है वो हर चीज़ बड़े फूंक फूंक कर चलते हैं, वो कभी भी जो है वो तहरीक इंसाफ की विकेट पर जाकर खेलने को तैयार नहीं होंगे। ये तो अब तहरीक इंसाफ ने कितनी लचक दिखानी है, ये असल सवाल है कि क्या वो जिस तरह मौलाना की ख्वाहिश है कि वो इस इत्तेहाद को, इस बातचीत को किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं, क्या वो उस तरह से एग्री होंगे कि नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मौलाना की स्ट्रीट पावर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के पास है तो मौलाना के पास भी है, लेकिन क्या मौलाना अपनी जो स्ट्रीट पावर है वो तहरीक इंसाफ की वजह से के लिए इस्तेमाल करेंगे, बानी PTI की रिहाई के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो एक प्रेशर जो है वो डाल के रखना चाहते हैं, वो हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर रखना चाहते हैं। पर अगर ये कंफर्म हो जाता है कि मौलाना ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर ये अलायंस का तो मेरे ख्याल में कोई तुक ही नहीं रहेगा। देखिए, ग्रैंड अलायंस बने ना बने, लेकिन मौलाना जो है वो इस बातचीत को एक तूल जो है वो देते रहेंगे, और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर ये हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बावर कराते रहेंगे कि वो अगर तहरीक इंसाफ को उसके साथ मिल गए तो वो क्या मुश्किलात जो है आने वाले दिनों में दोनों के लिए खड़ी हो सकती हैं। तो वो एक प्रेशर
जो है वो बिल्ड करने का काम जो है मौलाना जो है वो जारी रखेंगे। देखिए जब भी तहरीक इंसाफ के साथ कोई बड़ी बातचीत शुरू होती है मौलाना की, तो साथ ही आपको देखते भागते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो भागते हुए मौलाना के घर पहुंच जाते हैं। तो ये मौलाना भी यही चाहते हैं कि वो जो है एंगेज रखें। जैसे 26वीं तरमीम पे उन्होंने फैसला वही किया जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी या हुकूमत जो चाहती थी। आदिल साहब आप सही कह रहे हैं। वाक़ई साहब मौलाना साहब हमेशा हम देखते हैं कि विकेट तरफ खेलते हैं और वो अपनी पोजीशन भी ऐसे ही रखते हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो अगर ये कहा जाता है कि आप सड़कों पे आएँ, एहतजाज के लिए निकलें, तो आपको लगता है कि ये गैदर कर पाएंगे लोग, ख़ास तौर पे अगर हम पंजाब की बात करें, क्योंकि पंजाब में तो क़यादत भी उस तरह से आगे हमें नज़र नहीं आती है। बहुत मुश्किल है जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है। मैं ये देख रहा हूँ कि अब PTI का वो जो एक प्रेशर था अवाम में वो नहीं रहा। यही वजह है कि वो बार बार मौलाना फजलुर रहमान की तरफ देख रहे हैं। और मुझे एक और बात जो महसूस हो रही है कि शायद इमरान खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कर करके, और वो वाकई उनके लिए दरवाज़ा तो बंद हो चुका है, शायद अब वो मौलाना के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत, या वो ये समझ रहे हैं कि बैक डोर डिप्लोमेसी में जो मौलाना साहब हैं वो कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन कांटेक्ट हैं। शायद वो कोई इस तरह का रिलीफ हमारे लिए ले आए और उनसे बैठ के बात करें कि कोई बेहतर हालात पैदा हों। लेकिन ऐसी बात नहीं होने वाली। मौलाना फजलुर रहमान PTI के लिए किसी किस्म का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो बदले में फिर मौलाना साहब की रिजर्वेशन जो लिस्ट है वो भी वो कहेंगे कि इसको टिक मार्क किया जाए। जी वो इतनी बड़ी लिस्ट है कि PTI किसी सूरत में भी वो तमाम बातें, वो तमाम शराइत किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। और यही वजह है कि आज तक अगर ये इत्तेहाद नहीं हो पा रहा, इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, तो उसमें मेन वजह ही ये है कि दोनों तरफ से शराइत ऐसी हैं। फिर वही बात जो शर्त तय होती है फिर बानी PTI से जाकर जेल में पूछेंगे, फिर वो फाइनल होगी। एक ये जो अजीब सा एक घन चक्कर सा बना हुआ है, इसकी वजह से कोई चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आ रही, वो क्लियर नहीं हो रही। ना PTI को पता चल रहा है हमने क्या करना है, उनकी अपनी लीडरशिप को नहीं पता। हर बात तो वो पूछने अंदर जाते हैं, भाई वो फिर JUI को क्या जवाब देंगे? और JUI वाले भी उनको यही कहते हैं कि भाई जब आपने हर बात आपका पॉइंट आ गया तो हमारे साथ ये बहुत एक ब्लेम भी किया जा रहा है, बात भी हो रही है कि हर बात के लिए बानी पीटा जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी जमातों की बात करें तो वहाँ पे भी रवैया और रविश तो यही है कि आपने कोई भी फैसला करना है तो अगर हम नून लीग की बात करें तो नवाज शरीफ साहब की परमिशन के बगैर नहीं है। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो सेम ऐसा ही है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता है? मुझसे पूछिए आप। जी सार साहब। देखें बात यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ना बड़ी आसान टारगेट है, उसमें सब कीड़े भी नजर आ जाएंगे, उस पर बात करना भी आसान है क्योंकि उसको जो मर्जी कहने वो उन्होंने क्या करना है। आप कह के दिखाएं ना कि मौजूदा हुकूमत के किसी बंदे का नाम लेके, आपको सुबह ही पता चल जाएगा। तो तहरीक इंसाफ को में कीड़े भी होंगे, बुराइयां भी सबको नजर आएंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो महंगाई पे लोगों TV स्क्रीनों पे बैठ के लोग चीखते थे कि ओहो लोग मर गए, और आज लोग अगर सच में मर रहे हैं तो कोई बोलता नहीं है। तो ये तो बहुत आसान है जी तरीके। मुझे बताएं कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो अपने सरबराह के हुक्म के बाहर है? तो वो तो लंदन बैठे थे नवाज शरीफ साहब, फैसले इधर होते थे तो लंदन जाके तो उनसे अप्रूवल ली जाती थी। आसिफ अली जरदारी साहब की मर्जी के बगैर आपको पत्ता भी खड़क के दिखा दे पीपल्स पार्टी के अंदर। और फिर एक शख्स जो 2 साल से जेल में है, 250 उस पर मुकदमात हैं, बीवी को सजा हो गई, उसके रिश्तेदारों को सजा हो गई, उसकी बहनों पे पर्चे हो गए, उसके ऊपर उसको तरह तरह के कभी कहा बताया पता चलता है कि जी वो डेथ सेल में रखा हुआ है, कभी पता चलता है उसकी लाइट गर्मी में बंद कर दी, उससे लोगों को उसकी मर्जी के मिलने नहीं दिया जाता। आप कैसे हम लोग इंसाफ कर लेते हैं बात करते हुए? हम कैसे उसको बिल्कुल ऐसे कंसीडर करते हैं जैसे वो बागे जिला के अंदर मटर गश्त कर रहा है और करते हुए सारी बातें कर रहा है। एक शख्स के ऊपर जिंदगी जो है वो मुश्किल हो गई। हम उसको ये समझते कि नहीं
ये जो है ना अभी से बिल्कुल बड़े हंसते हुए कह मारते हुए फैसले करने चाहिए यार। उसको तो आप उससे तो लोगों को नहीं मिलने देते। ठीक वो है, किसी सितारे से कहें क्या, सितारे क्या कहें हाथ गर्दिश में है, कभी के मुशावरत दिन करेंगे? बड़े तो कभी की रातें। आदिल साहब, अगर ये लाइंस नहीं बनता तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि सोलो फ्लाइट ले? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज के हवाले से तो अब उनके अंदर इतनी तकसीम है कि शायद आने वाले दिनों में उस तरह से सड़कें वो उस तरह गर्म ना कर सकें। गो के ऐलान तो तहरीक इंसाफ ने किया है कि वह ईद के बाद सड़कें गर्म करने की कोशिश करेंगे। KPK के अलावा तो कहीं से कारकुन निकल ही नहीं पाते। वो चाहे उसमें जो है पंजाब हुकूमत का रोल हो, लेकिन जो एक्टिविटी उसके अलावा होनी चाहिए, जो अपने इलाकों में एक्टिविटी हो सकती है, या जिस तरह से हुकूमत को हम माजी में देखते रहे हैं कि अगर आपने एहतजाज करना है तो आप किसी न किसी तरीके से एंगेज करते हैं। पंजाब में उस तरह की एंगेजमेंट जो है वो हमें नज़र नहीं आती। सिर्फ KP के बुनियाद सर के ऊपर जो है आप कोई दोबारा कोई प्रोटेस्ट प्लान मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो KP है वो उसमें दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन जो है वो ख़तरनाक होती जा रही है। और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है किसी मौके के ऊपर जो है कोई बड़ा ऑपरेशन जो है वहाँ पर जो शुरू हो जाए, और जिसके नतीजे में जो जो सूबाई हुकूमत की एंगेजमेंट है या वफाक की या फ़ौज की एंगेजमेंट जो है वो उस एरिया में बढ़ जाए। तो ऐसे हालात के अंदर मुझे नहीं लगता कि ईद के बाद कोई तहरीक इंसाफ कोई बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि अब तक कई बार ऐलान किया जा चुका है कि जेल के बाहर जो है वो बानी PTI की रिहाई के लिए कोई कैंप लगेंगे, कोई एहतजाज होगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जो चेन ऑफ बड़ी बड़ी कमांड बातें की है जाती हैं, दावे वो किए जाते तकसीम हैं और नजर बड़े आती बड़े है। अल्टीमेटम भी दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन अभी तक अमली तौर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पीपल्स पार्टी के वफ्द की जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, और इसको हम देख लेते हैं कि इस मुलाकात का क्या असर होता है और मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। इससे पहले भी मुलाकात तय थी लेकिन तब वो हो नहीं पाई, लेकिन अब मुलाकात हुई है। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के और बिलावल भुट्टो साहब के, वो उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं। आदिल साहब, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी की जो नाराज़गी है पानी की तकसीम तक महदूद है या कोई और बड़ी वजह है? देखिए, जो तीन बुनियादी इश्यूज पीपल्स पार्टी के हैं, जिसको कल प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात में भी जो है वो पीपल्स पार्टी ने दोहराया, और आज बिलावल भुट्टो ने जो गुफ्तगू की है उसमें से कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने जवाब भी दिया है। एक तो नहरों का मामला है, और कल जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे उसको टेकअप किया, इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है इस मामले को एक पॉलिटिकल जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से जो है वो लेके आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि ये जो नहरों वाला मामला है, आपको पता है कि ये डायरेक्टली इसमें जो है जो ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा है उसमें वो सिर्फ पंजाब हुकूमत का उसमें रोल नहीं है, उसमें कुछ इदारों की इन्वॉल्वमेंट है जिनके कहने पर, जिनकी ख्वाहिशात पर ये सारा मामला चला है। तो जो पीपल्स पार्टी है उसको हुकूमत के साथ बात नहीं करनी, उसने जो इसका जो बड़ा स्टेक होल्डर इदारा है उसके साथ इस मामले को क्लियर करना है। वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल होगा तो पीपल्स पार्टी को कोई रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़ जो है, पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स को जो फंड्स की फराहमी की बात हुई है, उस पे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो साफ जवाब दे दिया है कि पंजाब में पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनके टिकट होल्डर्स को जो है वो फंड्स दिए जाएं। तीसरी चीज़ जो है वो इजला में जो तैनातियां हैं उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने उनको जवाब दिया है कि ये एक इंतज़ामी मसला है और इसमें ये पंजाब हुकूमत का इस सारे मामले में कंट्रोल है, तो फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। जो एक चीज़ जिसके ऊपर जो हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कंसेंसस नज़र आता है वो है बजट की तैयारी में PSDP का जो बजट होगा उसमें शायद पीपल्स पार्टी को कुछ फेडरल की तरफ से शेयर मिल जाए, उनके कुछ बड़े मंसूबे जो हैं
सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर जो ठीक है वो पीएसडीपी का हिस्सा बन जाए तो ठीक है। आदिल वो साहब, एक फेस आपने सेविंग जो रिजर्वेशंस थी, वो जो इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट कर दिया। वागा साहब, ये जो रिजर्वेशन है पीपल्स पार्टी की, क्या हुकूमत इनको दूर कर पाएगी इन तहफ़्फ़ुज़ात को? और साथ ही साथ इसहाक डार साहब को टास्क सौंपा गया है पंजाब के हवाले से, जो रिजर्वेशन है पीपल्स पार्टी की, वो अपना काम किस तरह से बाखूबी अंजाम देंगे? जो कल कौमी असम्बली में एक तकरीर की है जॉइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी साहब ने, वो बड़ी यादगार तकरीर रहेगी। और जिस तरह उन्होंने कल नून लीग को ये एहसास दिलाया है और बार बार कहा है कि ये जो बैठे हुए हैं इस वक्त हुकूमत में, और बाकायदा इशारे कर करके कि ये सिर्फ हमारी वजह से हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज नून लीग को दिया है कि अगर आप हमारे साथ सही तरह नहीं चलेंगे तो फिर ये हुकूमत कैसे रहेगी। ये बहुत बड़ा उन्होंने एक मैसेज दिया है। अब बात ये कि ये जो पानी, ये नहरों के इशू और इस तरह, भाई ये नेशनल लेवल की बात है। आप क्यों बात करते हैं कि ये पानी सिंध का है? आप क्यों बात करते हैं कि ये पानी पंजाब का है? नहीं, ये तरीक़ाकार ही गलत है। ये एक नेशनल लेवल की पॉलिसी होगी। आपको ना तो सिंध का पानी लेके पंजाब आना चाहिए, ना पंजाब का पानी उधर जाना चाहिए। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है बैठ के कंसेंसस के साथ एक आपस में हिकमतें अमली तय कर लें कि हमने पानी की तकसीम किस तरह कर रही हैं। ये कितनी पुरानी लड़ाई है और सूबे इस बात पे आपस में लड़ रहे हैं। देखिए 4 सूबे, और अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को भी डालें तो 5 भाई हैं जो आपस में इकट्ठे हैं। और भाई ये सूबों के नाम तो इंतज़ामी मामला देखने की वजह से रखे गए, वरना तो एक पाकिस्तान है। आप एक पाकिस्तान की बात करें, भाई पानी पाकिस्तान का है, सिंध का नहीं है, पंजाब का नहीं है, केपीके का नहीं है, बलोचिस्तान का नहीं है, और किसी का। तो इस चीज़ को जो एक इशू बनाया जा रहा है, ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है जो कि हमें बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अब देखिए जो वो बातें कर रहे हैं इस वक्त पंजाब में, उनको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल सकती। वो चाहते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो हमारे MP MNA के ज़रिए हो, जो कि नामुमकिन है। पहले ही आप देख रहे हैं कि पंजाब में मरियम नवाज़ का पूरा कमांड कंट्रोल है और उन्होंने ख़ास मैकेनिज्म बनाया हुआ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। इस पर पूरा नून लीग का होल्ड है इस वक्त पंजाब के ऊपर। इसके अलावा जो भी पंजाब की रिजर्वेशंस हैं वो तो दूर नहीं होनी, ना वो हो सकती है। ये रिजर्वेशंस दूर नहीं हो सकती। इसार साहब, तो फिर हम देखते हैं कि जरदारी साहब कहते हैं कि हमारी मजबूरी है हुकूमत का साथ देना। राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हैं कि हमारा साथ चलना लाज़िमुल मलज़ूम है, यानी हुकूमत ना चल सकती है ना बन सकती है एक दूसरे के बगैर। तो फिर ये जो रिजर्वेशंस हैं, ये जो नाराज़गी है, इसका फिर मंतक समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, वो ऊपर जो बैठे हुए वो बुला के डांट डपट करेंगे, ये अच्छे बच्चे बन जाएंगे। इनकी बस इतनी होती है, ये ऊंचा करते हैं, फिर ऊपर से जब उन्हें कहते हैं कि अगर तुम बंदे नहीं बने तो गब्बर बाहर आ जाएगा, तो फिर ये सही से अच्छे बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि ये मुफादात के लिए इकट्ठे हुए लोग हैं। और सदर साहब जिन कल जो एक माशाल्लाह टोपी ड्रामा फरमाते थे, वो तो उन्होंने इन मंसूबों की मंजूरी दी है जुलाई के अंदर। तो अब किस चीज का आप वो कर रहे थे? सिर्फ इस चीज का कि आपको ये खौफ है कि GDA ने सिंध में पानी की तकसीम के खिलाफ एहतिजाज का ऐलान कर दिया है। नफरत पहले ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा है सिंध में, और सिंधी पानी के हवाले से बहुत ज्यादा वो होते हैं तासुब पसंद। नहीं तो आज बन गया होता कालाबाग डैम। तो ये सारा कुछ ऐसे ही बस एक टोपी ड्रामा हो रहा है। और रही बात पंजाब की, तो नवाज जरदारी साहब लाहौर आके 2 दिन बैठे रहे, सिर्फ इसमें कि नवाज साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि उन्हें ये कन्वे किया गया कि भाई अगर आपने पंजाब के मसले पे मिलना है तो फिर मेरे हाथ खड़े जागते रहना, तो फिर मेरे तनाजे रहना। क्योंकि मरियम साहिबा पंजाब में किसी की रत्ती बराबर मुदाखलत जो है वो पसंद नहीं करती। उन्होंने तो जो 60 सफ़ों का सप्लीमेंट दिया उसमें अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर नहीं दी, उसमें एक तस्वीर प्राइम मिनिस्टर की नहीं दी जो बनती थी, उनकी जमात का प्राइम मिनिस्टर था। तो पंजाब के हवाले से वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि वो किसी के बीच में सुनने को तैयार नहीं है। आदिल साहब, अब ये भी सवाल है कि जो वफाक की एकतरफा हैं पीपल्स पार्टी, उसका भी बड़ा शिकवा करती है कि कोई भी जो डिसीजन है लेते हुए पीपल्स पार्टी को नहीं पूछा जाता। जो यकीन दहानी वज़ीर आज़म साहब ने कराई है कि अब ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, फैसलों में पीपल्स पार्टी से पूछा जाएगा, उनकी कंसेंसस शामिल होगी?
देखिए, बहुत सारे फैसले तो ऐसे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर शायद उस पे खुद भी उनको नहीं इस तरह से अंदाज़ा होता है कि इसने आगे जाके क्या इसके असरात मुरतब होंगे। चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, जो कंट्रोल्ड हुकूमती निज़ाम है इस्लामाबाद के अंदर, उसमें मुस्लिम लीग नून का जो है वो एक जो किरदार मुतय्यन किया गया है उस हद तक ही उसका किरदार है, और पीपल्स पार्टी को जो रोल दिया गया है वो पीपल्स पार्टी अपना रोल उस तरीके से निभा रही है। बाकी चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, वो अब कोई ढकी छुपी बात तो नहीं रही। एक जो पहले एक पेज होता था, अब वो आप उसको कोई भी नाम दे दें कि कंट्रोल्ड जो है वो जमहूरी निज़ाम है मुल्क के अंदर, कंट्रोल्ड हुकूमत है, कंट्रोल्ड फैसले हैं। तो वो उसी तरीके से जब कोई चीज़ तय हो जाती है तो हुकूमत ने उस पर इम्प्लीमेंट उसके ऊपर आंखें बंद करके करना है, अब वो कर देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इसीलिए कोई शिकायत जो है वो पैदा नहीं हो रही इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ में रुकावट ही नहीं बनते, जो फैसले होते हैं उस पर मनोअन अमल कर लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी को जो है वो सिर्फ इसी तरह एक रवैया उसने अपने वोटर को भी तो जाहिर सी बात है खुश रखना है, उसने उसको वो इस आस में मौजूदा हुकूमत का साथ दे रही है कि शायद जो अगला सेटअप बनना है उसमें पीपल्स पार्टी के लिए उस तरह की गुंजाइश बन जाए जिस तरह की वो ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो को कोई रोल मिल जाए बड़ा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन जाए बिलावल भुट्टो। तो अगर बिलावल भुट्टो ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उन्होंने यकीनी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिगाड़नी थोड़ी है, वो तो फिर वही करेंगे जैसा कि उनको किरदार दिया गया या जैसे उनको कहा जा रहा है। ठीक है आदिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। वाक़ई साहब, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ख्वाहिश रखती है, दबी भी सी एक मासूम ख्वाहिश है कि अगली बार शायद बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाए, आपको लगता है कि ये उम्मीद, ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, चांसेस हैं? देखें, जो लोग ये ख्वाहिश पूरी करवाने वाले हैं, अगर तो वो चाहेंगे तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। पाकिस्तान के अंदर हमारा निज़ाम एक जैसे चेस का एक खेल है, उसकी तरह चलता है। कौन सा मोरा किस जगह रखना है, किसको मारना है, किसको ज़िंदा रखना है, किसको गिराना है, ये सारी चीज़ें 2-3 बड़े ऊपर के जो खिलाड़ी हैं वो तय करते हैं। मैंने 2-3 खिलाड़ी बस कहे हैं, वही ये खेल खेलते हैं, किसको वज़ीर आज़म लाना है, किसको नहीं लाना, कौन सी जमहूरियत, कौन से ये लोग। भाई सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि हमारा ये पूरा निज़ाम हुकूमत जो है ये किधर जा रहा है और कौन चला रहा है। जब भी उनका फैसला होगा कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है, तो ये जो अब इस वक्त सेटअप है, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, जो मरियम नवाज़ साहबा चीफ मिनिस्टर बनी है, और बाकी भी जो हमारा सेटअप है चारों सूबों का, वो जिनकी मर्ज़ी से आया है वही बाद में भी फैसले करेंगे। ये कई पिछले 20, 25, 30, 40, 50 सालों से यही फैसले ऐसे हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी यही फैसले होंगे। अगर कोई ये शख्स कहे कि ये सियासतदान और ये डेमोक्रेसी ये वाले फैसला करती है तो ये बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे IMF ने बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी है, कितनी बिजली आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, इसको देख लेते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF ने बिजली सस्ती करने की जो हुकूमती तजवीज़ है वो मान ली है। आदिल साहब, आवाम पर बिजलियाँ गिराने वाले IMF ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ मांगी है, कितना रिलीफ आवाम को मिलेगा? देखिए, वो जो बातचीत हो रही है उसमें तो शायद 1 से 2 रुपये मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बातचीत हो रही है कि जो बिजली है उसके ऊपर फ़ी यूनिट 2 रुपये 80 पैसे जो है वो सरचार्ज लगाने के लिए बातचीत चल रही है। और उसमें जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त है वो गर्दिशी कर्जा है। जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनकी जो है निजकारी का मसला सबसे बड़ा मसला है। तो जब तक हुकूमत गर्दिशी कर्जे से जो है वो जान नहीं छुड़ाएगी, वो आवाम को किसी सूरत रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि बिजली चोरी सबसे बड़ा मसला है, उसका बोझ भी आवाम ने उठाना है। गर्दिशी कर्जे के जो बोझ है जिसको अदायगी के लिए सूद लेना पड़ रहा है हुकूमत को, उसका बोझ भी जो है वो आवाम ने उठाना है। तो आवाम ने तो आप कान इधर से ना पकड़े दूसरी तरफ से पकड़ ले, वो बर्डन जो है वो किसी न किसी सूरत में आवाम ने ही जो है वो उठाना है। हुकूमत की तरफ से यकीनी तौर पे अगर कोई फैसला हो जो IMF की मर्ज़ी के बगैर, तो वो रिलीफ नहीं दे सकती। माजी में हमने भुगता है इमरान खान के दौर में, जब उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस कम की थी और फिर उसके नताइज हमने भुगते थे। तो अगर हुकूमत भी IMF की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करेगी तो उसके नताइज तो हैं। फिर आने वाले बजट के अंदर
उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, किस्त भी जारी नहीं होगी। इस वक्त जो सबसे अच्छी और बेहतर खबर जो इस वक्त है वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने अपने तरसीलात ज़र दोबारा जो है वो रिकॉर्ड जो है उस पर फिगर भेजा है। वो एक अच्छी नवीद है पाकिस्तान के लिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो किसी अपील पर किसी जो है एहतजाज का हिस्सा नहीं है। वो अपने प्यारों को जो है वो जो तरसीलात भेज रहे हैं उससे पाकिस्तान की मुश्किलात का एक हल निकल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर जो है वो मशहद के हवाले कर रहे हैं। बागा साहब, बिजली 1 से 2 रुपए सस्ती हो गई है, ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बिल्कुल बराबर है ये। और दूसरी तरफ जिस तरह से आदिल साहब भी बात कर रहे थे कि ये जो उन्होंने एक रहम दिली दिखाई है, ये कहीं ना कहीं इसका असर वो निकालेंगे। भाई हैरान कुन बात तो ये है, मुझे समझ नहीं आती कि 1-2 रुपए बिजली सस्ती करके आवाम को क्या मिलेगा। अच्छा, अंदर की बात तो ये है जो मुझे पता चली है कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा मिन्नतें तरले हाथ पैर जोड़ के IMF को मिन्नतें कर रही है कि हमारा मसला ये है कि महंगाई की वजह से हमारा वोट बैंक बहुत ख़राब हो रहा है, लोग हमें जगह जगह पर पकड़ रहे हैं, आप ऐसे करें, कुछ चीज़ों के जो है ना रेट्स या कम करने की हमें इजाज़त दे दें। अब ये टैक्स में कमी होगी या जो बिजली की असल कीमत है उसमें कमी होगी, ये फैसला भी अभी होगा। अभी देखना तो ये है कि पहले ही बिजली के बिलों में इतने भारी टैक्सेस हैं कि लोग बिलबिला उठे हैं। आप इवन के बिजली का जब बिल आता है तो वो उसके अंदर टैक्स अलहदा लिखते हैं, बड़ा क्लियर करके तमाम जो इदारे हैं बिजली फराहम करने वाले वो कहते हैं कि ये असल बिजली की कीमत है और इसमें इतने टैक्सेस हैं। तो अब आप ये सोचें कि IMF को किस तरह मनाया क्या होगा। IMF तो बार बार टैक्स लगाने की बात करती है, वो तो ये कहते हैं कि हमें टैक्सेस चाहिए, हमारे पैसों की वसूली हो। तो किस तरह आप, इन्होंने कहा होगा कि चलें 1-2 रुपए आप कम करके, जो आवाम के साथ हमेशा जैसे पेट्रोल का मजाक किया जाता है, 1 रुपया 1.5 रुपया 10 पैसे 20 पैसे, तो उन्होंने कहा कि चलें आप भी अपना रांझा राजी कर लें, आप भी खुश हो लें, 2 रुपये अगर कम करना है, लेकिन इससे फ़र्क तो पड़ना कोई नहीं। सिर्फ लोगों को ये बताना है किसी बड़ी तकरीर में जाके हुकूमत ने कहा देखें हमने बिजली की कीमत कम कर दी, और भाई ये भी तो देखें कि बिजली की कीमत कितनी कम की, और बिजली की कीमत कम करने से एक आम शख्स को उस पर उसका क्या फ़र्क पड़ा, ये कोई नहीं बताएगा। सवाल तो यही है कि आवाम को क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आदिल साहब, रूमर्स ये भी हैं कि हुकूमत कुछ इदारे बेचने भी जा रही है, फैसला भी IMF की हिमा पे ही किया जा रहा है, और कौन से वो इदारे हैं? देखिए, इदारे तो वही हैं जो सफ़ेद हाथी हैं, जो ब्लीड कर रहे हैं, जो अरबों रुपए जो है वो मईशत के ऊपर बोझ बने हुए हैं। वो इदारों की प्रोग्रेस तो नहीं है, जैसे PIA है, जैसे तकसीम कार कंपनियां जो हैं हुकूमत ने निशानदेही की है कि उसमें वो कुछ तकसीम कार जो कंपनियां उनको जो निष्कारी उसने करनी है। स्टील मिल के मामला तो अभी तक उसी जगह हैं, PIA के मामला तो उसी जगह है। तो हुकूमत कोशिश तो कई दहाइयों से मामला चलते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी तो हो के नहीं दे रही। प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं खड़ी हैं। इसमें जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या हुकूमत PIA की निजकारी करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जो PIA है वो पीपल्स पार्टी का एक बड़ा पॉलिटिकल जो है वो ग्राउंड है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने हमेशा सियासत की है, और पीपल्स पार्टी इस वक्त इत्तेहाद का हिस्सा है। तो वो किस हद तक इसके ऊपर तैयार हो जाएगी। तो आप हुकूमत की बहुत सारी पॉलिसीज़ की वजह से अदादो शुमार में तो बेहतरी हुई है, लेकिन जब तक इन इदारों की ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, जब तक गर्दिशी कर्जा जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा, जब तक बिजली चोरी नहीं रुकेगी, उस वक्त तक जो है वो आवाम तक रिलीफ देना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने कर्जा लेके सूद देना है, अपना कर्जा लेके जो है वो तरक्याती काम कराने, तो कर्जा मिलने पे खुशी मनाई जा रही होती है कि कर्जा हमें मिल गया वागा साहब, लेकिन तो आवाम के खून पसीने से निकलता है। ये बात हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं कि अगर आप लोग ये कहें कि IMF हमें जो कर्जा दे रहा है वो शायद हमारी बेहतरी के लिए दे रहा है, नहीं, वो उसका ये ख्याल है कि हम इनको कर्जा देंगे तो इनसे वापस हम इंटरेस्ट के सारे पैसे लेंगे ना। असल में वो तो अपना सूद वसूल कर रहा है। जो अवाम के अंदर खून था वो तो निकल गया, अब जो उनकी हड्डियों का गुदा है वो भी निकाल के हुकूमत जो है वो IMF के हवाले कर देगी। अब देखना ये कि जो हुकूमत है वो अपना बस सेटअप कायम करना चाहती है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान हुकूमत अपना सेटअप कायम करना चाहती है, अपना सोच रही है, अपने मफाद का सोच रही है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा, यही डायलेमा है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।